ओके, मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी। कल हमने जो था वो रैम के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी रोम। हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वॉन न्यूमन को देखा है। वॉन न्यूमन अभी इन डिटेल भी आगे आएगा कि वो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि मेन मेमोरी मतलब कि आपकी रैम और रोम होती हैं, प्राइमरी मेमोरी होती हैं, इनको हम, ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरीज होती हैं। लेकिन जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, लेकिन है तो मेन मेमोरी है ना। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या होती है रोम। उसकी टाइप्स को भी हम देखेंगे। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। द इंस्ट्रक्शंस इन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज। ठीक है, रोम स्टैंड फॉर क्या है आपकी, रीड ओनली मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। These instruction can only be read but cannot be changed or deleted। हम जो भी देखिए बच्चों, पीसी जब ऑन करते हैं तो वहाँ पे सारा जो भी विंडो और आइकन शो हो रहा होता है, या फिर आपको कहते हैं कि ये की प्रेस करें, तो वो जो जब विंडो करते होते हैं तो उस मेन्यू के अंदर चले जाते हैं, तो वो एक्चुअली सारी चीज़ें जो है वो रोम के अंदर स्टोर होती है। आर्किटेक्चर ने रोम के अंदर राइट किया होता है ऑलरेडी, और हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस इनटू द रोम। और रोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस हम जो है वो राइट नहीं कर सकते। रोम स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली, ठीक है। इस सेंस में इसको कहा है कि इसमें डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है। When the power is switched off, जब कंप्यूटर की पावर स्विच ऑफ हो जाती है, the instruction stored in ROM are not lost। ठीक है, ये रैम नहीं है कि आपका जो विंडो है वो उड़ जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आर्किटेक्चर ने ऑलरेडी इम्बेड किया होता है, ये हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, जो भी सारी लोडिंग हो रही होती है, पावर ऑन हो रहा था, ऑफ हो रहा था, इसी की वजह से ये हो रहा होता है। दैट इज़ वाई रोम इज़ नाउन एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, इस सेंस में इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो कहते हैं। द इंफॉर्मेशन इन रोम इज स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। मैंने अभी आपको बताया कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, बनाने वाला होता है कंप्यूटर, उसने रोम के अंदर डाटा जो है वो एम्बेड किया होता है। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब कंप्यूटर स्विच ऑन होता है, The instruction in ROM are automatically loaded into the memory of the computer। जब आप कंप्यूटर ऑन कर रहे होते हैं तो ये जो भी आपकी स्टार्टिंग वाली मेमोरी है वो आपके रोम के अंदर एक्टिवेट हो जाती है। तो ये थी भैया आपकी रोम। टाइप्स ऑफ रोम देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम्स आर एज फॉलोज। पी रोम। हाँ जी, अब हम पी रोम को देखते हैं, ये क्या होती है। हाँ जी, पी रोम। पी रोम, पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ राइट कर सकते हैं, इसमें कोई भी सॉरी रीड कर सकते हैं, इसमें कोई राइट का ऑप्शन नहीं है। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक। ये लेट्स सपोज कर ले रोम जैसे रैम होती है ना, रैम आपकी चिप है, इस तरह रोम भी आपकी एक चिप है। ठीक है, ये पहले ब्लैंक होती है। द यूजर और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। ठीक है, इसके ऊपर जो डाटा है वो स्पेशल डिवाइसेस के साथ लिखा जाता है, बिकॉज एक डिवाइस है, एक आला है, उसके ऊपर आप कॉपी पेंसिल के साथ तो लिखने से रहे तो कोई स्पेशल डिवाइस ही यूज़ करेंगे ना। द यूज़र कैन राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन इट्स ओनली वंस। ठीक है, और क्योंकि ये पी रोम है, इसमें हम डाटा सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं। इफ़ देयर is any error in writing an instruction, the error cannot be removed from PROM, so ये वेस्ट हो गई। ठीक है, दिस चिप बिकम्स अनयूजेबल। अभी आपको बताया कि ये वेस्ट हो गई, अनयूजेबल हो जाएगी। हाँ जी, ई पी रोम, ई पी रोम erasable programmable read only memory। This form of this form of ROM is initially blank. The user or manufacturer can write data and programs on it using special devices।
ओके। यहाँ पे इसको अगर हम राइट करते हैं तो उसके लिए भी हम स्पेशल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, रिमूव करते हैं तो उसके लिए भी हम स्पेशल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। दी डाटा एंड प्रोग्राम रिटर्न ऑन इट इट कैन बी रेज विद स्पेशल डिवाइसेस यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, इसके ऊपर से जो हम रिमूव कर सकते हैं अपने डाटा को, वो अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए जो है वो रिमूव किया जा सकता है। द यूज़र देन कैन राइट न्यू प्रोग्राम ऑन इट। लेट्स, इसके अगर कुछ ख़राब हो जाता है, लेट्स पोज करते हैं, तो उसको दोबारा रेज किया जा सकता है, लेकिन किसके साथ? आपकी जो स्पेशल डिवाइसेस हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ होती हैं डाटा को रिमूव करने के लिए। हाँ जी, EEP रोम। EEP ROM stands for electronically erasable programmable read-only memory. In this memory, user can erase and write instruction with the help of electrical pulses. Okay, ये मतलब दोनों से अच्छी है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है, उन दोनों से एक्सपेंसिव भी है, और इसके ऊपर जो हम रिमूव करते हैं, डाटा रीड करते हैं, राइट करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की हेल्प से करते हैं। इफ देयर इज एन एरर इन राइटिंग, द यूजर कैन इरेज द कंटेंट इलेक्ट्रॉनिकली। The content of EEP ROM can be modified easily. ठीक है, कैन बी मॉडिफाइड इजीली। इसमें जो आप डाटा लिखते हैं वो इजीली मॉडिफाइड हो जाता है, किससे? इलेक्ट्रिकल पल्सेस के लिए। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड है ना, तो इलेक्ट्रॉनिकली रे पल्सेस यूज़ हो रही है, तो ये भी चीज़ इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिकली है, तो इलेक्ट्रिकली पल्सेस जो हैं वो रिमूव करने के लिए डाटा को यूज़ किया जा रहा है और राइट करने के लिए किया जा रहा है। अब ये डिफरेंस है। List out some differences between SRAM and DRAM. जी, SRAM और DRAM ये हमने ऊपर पढ़ ली थी कल। इट इज़ द फास्टर देन DRAM, इट इज़ स्लोअर देन द SRAM। यस, मैंने आपको कल बताया था, तो आपकी स्टैटिक होती है वो फास्टर होती है, बिकॉज इसको हमें रिफ्रेश बार बार नहीं करना पड़ता, लेकिन जो आपकी डायनामिक होती है उसको हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, SRAM जो है वो मोर एक्सपेंसिव है, DRAM इज़ लेस एक्सपेंसिव। SRAM डज नॉट नीड टू पावर रिफ्रेश, इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। जो डी रैम है, इट हैज़ टू बी रिफ्रेश्ड आफ्टर ईच रीड ऑपरेशन, इसको हर ऑपरेशन के बाद रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। मतलब कि मेरी विंडो है, उसको रिफ्रेश चल ही नहीं रही सही, तो उसको बार बार रिफ्रेश करेंगे। एस रैम इट यूटिलाइजेज लेस पावर एंड डी रैम इट यूटिलाइजेज मोर पावर। आपकी जो एस रैम है यूटिलाइजेज लेस पावर, DRAM utilizes more power, बिकॉज जितना उसको रिफ्रेश करने में टाइम लग रहा है उतनी उसकी पावर भी यूटिलाइज हो रही है, मतलब कि वेस्ट हो रही है, यूज हो रही है। लिस्ट आउट सम डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। अब हम रैम और रोम के दरमियान में डिफरेंस पढ़ने लगे। पहले तो उसकी सेम कैटेगरी थी ना, एस रैम और डी रैम। हाँ जी, रैम, अभी रैम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियसली, फिर अभी जब डिफरेंस होगा तो फिर वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। हाँ जी, रैम एंड रोम। रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी, रोम इज अ परमानेंट मेमोरी। रैम जो डाटा है उसके अंदर क्या होता है, तो डाटा इन द रैम कैन बी चेंज और डिलीटेड। यस भाई, आप रैम जो है, रैम के अंदर ही तो सारा काम हो रहा होता है रन टाइम पे। लेकिन रोम रोम का तो आपके साथ कोई कंसर्न नहीं हो, तो आर्किटेक्चर ने जब कंप्यूटर बनाया था तब उसके अंदर एड कर दिया था। द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रोम कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। Instructions in RAM change continuously as different programs are executed and new data is processed. जितने मर्जी प्रोग्राम चलाओ, जितने मर्जी प्रोग्राम बंद करो, तो रैम अच्छी है तो वो काम आपका परफॉर्म करेगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इन रोम। सो मैंने जो भी अपनी ये फाइल्स ओपन की हुई हैं सारी, ये आपकी रैम के अंदर ही ओपन हुई हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी, मतलब आप मेरी हार्ड डिस्क में पड़ी थी, मैंने इनको ऑन किया है तो ये रैम के अंदर चल रही है, तो मेरी रैम यूज़ हो रही है, रोम नहीं यूज़ हो रही। रोम तो आपके आर्किटेक्चर ने बनाई है, वो जैसे विंडो स्टार्ट होती है, बूट अप बूट इन, पावर ऑन और ऑफ काम हो रहा है, तो वो रोम के जरिए हो रहा है, तो रोम का काम यही है।
RAM is volatile memory, ROM is non-volatile memory. The instructions are written into the RAM at the time of execution. हाँ जी, आप रन टाइम पे देखिए जो फाइल ओपन होगी उस वो आपकी रैम के अंदर लिख ली जाएगी, वो आपकी रैम के अंदर लोड हो जाएगी, आप बंद कर देंगे वो रैम के अंदर से खाली हो जाएगी. रोम, द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इनटू रोम आर मैन्युफैक्चरिंग टाइम. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि रोम में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही लिखी जाती है. ओके, अब हम इसको देखते हैं. हाँ जी, पी रोम, ई पी रोम, अभी ये भी पढ़ लिया हुआ, फिर दोबारा एक न्यू डिफरेंस हो रहा है. इट इज़ द प्रोग्रामेबल मेमोरी, इट इज़ एरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी. PROM, the user can write instruction on PROM only once. yes, प्रोग्राम है, इसमें कोई इरेजेबल या कोई ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल नहीं है, तो ये जहाँ जहाँ पे हम जस्ट एक बार लिख सकते हैं, उसको इरेज नहीं कर सकते. The user can write instruction on EPROM many times. The instructions written by the user cannot be erased from PROM. The instruction written by the user can be erased from EPROM. ठीक है, यहाँ पे ये है बेटा कि जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं EPROM के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं. If there is an error while writing on PROM, it becomes unusable. ठीक है, यहाँ पे अगर कोई एरर आ जाता है आर्किटेक्चर से लिखते वक्त, जो उसको बना रहा होता है मैन्युफैक्चरर जो है आपका पीसी बनाने वाला बंदा, तो इसके अंदर जब राइट कर रहा होता है तो अगर ये ख़राब हो जाए, इसके अंदर एरर आ जाए तो ये वेस्ट हो जाती है. लेकिन जो ई पी रोम है इसमें कोई एरर आ जाए तो इसको रेज किया जा सकता है, किसके साथ, अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ. PROM, it provides less usability as instructions are written only once. Yes, PROM programmable है तो इसमें एक बार हम लिख सकते हैं, दोबारा नहीं लिख सकते. It provides more usability as instructions are written many times. ठीक है, EPROM में ये है कि आप इंस्ट्रक्शन जो है वो many times लिख सकते हैं. स्टॉप करना पड़ता है. अच्छा, अभी ये तो था रोम. ठीक है, रोम के बारे में मैंने बताया. रोम स्टैंड फॉर क्या है, रीड ओनली मेमोरी है. रोम के अंदर जो डाटा है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, वो आपका उसके साथ कोई कंसर्न नहीं. देखिए, हमारे कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा है वो रैम के ज़रिए हो रहा है. हम जो भी फाइल लोड कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वो आपकी रैम के अंदर है, रैम के अंदर है. तो रोम जो है वो आर्किटेक्चर और मैन्युफैक्चरर ने ना ऑलरेडी इसको बनाया हुआ था, इसके अंदर राइट किया होता है डाटा. जब आप अपने कंप्यूटर को पावर ऑन और ऑफ करते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल्स को भी ऑन और ऑफ करते हैं, तो उसके अंदर भी रोम होती है, रोम चिप होती है. तो उसी बेस पे जो है वो सारी फाइल्स आपका जो मोबाइल है या कंप्यूटर है, ऑन और ऑफ, पावर ऑन और ऑफ होगा. तो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं. पी रोम पढ़ी है, ई पी रोम पढ़ी है, ई पी रोम पढ़ी है. बट इस कैशे मेमोरी, अब हम देखते हैं कैशे मेमोरी. मैंने आपको कल बताया कि कैशे मेमोरी बहुत फास्ट होती है. हाउ डज इट अफेक्ट वर्किंग ऑफ सीपीयू. और ये सीपीयू और आपकी जो मेन मेमोरी है रैम के दरमियान में होती है. A cache pronounced cache is a very small and very fast memory. ये बहुत छोटी लेकिन फास्ट मेमोरी होती है. इट इज़ डिज़ाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. इसका काम है जी आपके डाटा को ज़्यादा स्पीडली परफॉर्म करना. भाई देखिए, सीपीयू को रैम जो है वो दूर पड़ती है, तो वो क्या करता है, रैम ने क्या करना होता है, जो डाटा रन टाइम पे चल रहा होता है वो अपनी कैशे मेमोरी के अंदर फेंक देता है. तो सीपीयू हर बार डाटा रैम से नहीं लेगा, वो जो भी डाटे की ज़रूरत होगी वो कैशे मेमोरी से पिक कर लेगा, जो भी रन टाइम पे चलाना होगा. ओके, इट इज़ फास्टर देन रैम. अभी देखा वही बात कि रैम से क्या होती है, फास्टर होती है, बिकॉज ये सीपीयू के बहुत क्लोज होती है. The data and instruction that are most recently or most frequently used by CPU and stored in cache memory. तो रैम क्या करती है, अपनी डाटा को जो है कैशे मेमोरी के अंदर से भेज देती है, और वो फिर वो जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सीपीयू ले लेता है, जो भी उसको रन करनी होती है. दी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर रिट्राइव्ड, मतलब चेंज की जाती है फ्रॉम रैम व्हेन सीपीयू यूजेस them for first time. A copy of that data and instruction is stored in cache. तो जो भी आपकी कॉपी है, इंस्ट्रक्शन है, वो सारी की सारी कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती हैं. द नेक्स्ट टाइम
द CPU नीड्स द डाटा और इंस्ट्रक्शंस। फिर जो नेक्स्ट टाइम होता है CPU को ज़रूरत होती है किस चीज़ की, जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन उसने लेनी होती है। इट फर्स्ट लुक इन कैशे। ठीक है भाई, CPU को पास पड़ती है कैशे मेमोरी, सो उसको जिस भी डाटा की ज़रूरत होगी वो कैशे मेमोरी को देखेगा। अगर कैशे मेमोरी खाली होती है तो वो फिर रैम से ले लेगा। लेकिन रैम ने क्या करना होता है, रैम ने डाटा अपना जो भी रन टाइम पे चाहिए होता है तो कैशे मेमोरी को फेंक देता है। तो कैशे मेमोरी जो है फिर वो CPU के पास होती है और आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा फास्ट होती है। कि देखिए ना, कहते हैं ना हमारा PC ज़्यादा फास्टली काम कर रहा है। If the required data is found there, it is retrieved from cache memory instead of main memory. वही मैंने कहा कि वो ले लेगा डाटा कहाँ से, कैशे मेमोरी से, बजाय इसके कि वो मेन मेमोरी में जाए। इट स्पीड्स अप द वर्किंग ऑफ द CPU। हाँ जी भाई, स्पीड तो फिर इंक्रीज होगी जब आपका डाटा बहुत क्लोज आ गया है CPU के। हाँ जी, इसके अंदर बसेस होती हैं जिसको मैंने कल बताया था कि आपकी कम्युनिकेशन वायर्स के ज़रिए होती है। सिस्टम यूनिट होता है ना जो टावर की फॉर्म में होता है और फ्लैट बेड भी होता है, तो उसके अंदर बसेस होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट वायर्स लगी होती हैं जिसकी बेस पे आपका जो मदर बोर्ड है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है। मतलब रैम, कैशे मेमोरी या फिर CPU ये एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ये इन बसेस की वजह से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। बस इंटरकनेक्शन, जी बस इंटरकनेक्शन को देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस सच एज CPU, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये हमने अब पढ़ लिया हुआ है। CPU क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू एन इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन दीज डिवाइसेस। अब देखिए ये एक कम्युनिकेशन का पर्पस है। देखिए वायर्स है ना, देखिए आपने लाइट भी चलानी है तो आपने उसका वायरिंग सिस्टम किया गया है। तो इस तरह कंप्यूटर के अंदर भी वायर्स होती हैं, सिस्टम यूनिट के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर वायर्स लगी होती हैं। तो वहाँ से जो भी कम्युनिकेशन है CPU से मेन मेमोरी से CPU या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो कैसे जा रही हैं, इन बसेस की वजह से जा रही होती हैं। The internal communication channel of the computer system is called bus interconnection. So जो भी internal communication channel बना हुआ है आपके सिस्टम यूनिट के अंदर उसको हम कहते हैं बस इंटरकनेक्शन। हाँ जी, कंप्यूटर बस। A computer bus consists of a पैरेलल लाइंस। यहाँ पे जो भी आपकी बसेस हैं वो कंसिस्ट होती हैं किसके ऊपर, आपकी पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये पैरेलल फॉर्म्स में बनी है, कोई गड़बड़ मची नहीं हुई। आप इसको सिस्टम यूनिट को ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको वायर्स नज़र आएंगी, उसके अंदर से पैरेलल होंगी, एक साथ, मतलब ऐसे सीक्वेंस में लगी होंगी। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब यहाँ पे जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को। देखिए भाई, वायर्स लगाने का पर्पज़ ही क्या है, कम्युनिकेशन करना। और कम्युनिकेशन किसके दरमियान में करेंगे, कंपोनेंट्स होंगे कंप्यूटर के, तो उनमें जो कम्युनिकेशन होगी। वन लाइन ऑफ बस कैन ट्रांसफर वन बिट एट अ टाइम। सो एक जो आपकी वायर लगी होती है जिसको हम बस कह रहे हैं वो एट अ टाइम एक ही बिट एट अ टाइम ट्रांसफ़र कर सकती है। द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर बस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डाटा लाइंस इन इट। जो भी कैपेसिटी है कंप्यूटर बस की डिपेंड करती है, आपको जितना डाटा होगा उसके हिसाब से वो नंबर ऑफ बिट्स जो है वो सेंड करता रहेगा। ठीक है, लेट्स सपोज करते हैं आप बस विद 16 लाइंस कैन कैरी 16 बिट्स और 2 बाइट्स। हाँ जी भाई, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 16 बिट्स 2 बाइट्स के इक्वल हुआ ऑफ डाटा एट अ टाइम। अब बस विद 32 लाइंस कैन कैरी 32 बिट्स, बिकॉज मैंने बताया कि एक बिट एट अ टाइम होगी, तो 32 लाइंस है तो 32 बिट्स ही होंगी ना। और 32 बिट्स कितनी बाइट्स के इक्वल हुआ, जब 8 बिट है वो 8 बिट्स, 8 बिट्स जो हैं वो आपकी 1 बाइट के इक्वल है। 8 बिट्स आपकी 1 बाइट के इक्वल है, तो 16 2 बाइट्स के इक्वल हुई, तो फिर 32 4 बाइट्स के इक्वल हुई of data at a time. The amount of data that a bus can carry at one time is called bus width. जो भी डाटा कैरी होता है रन टाइम पे, जितना टोटल होता है डाटा, उसको हम क्या कहते हैं, बस विड्थ कहते हैं। मैं दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर दूँ जल्दी जल्दी से। ठीक है, मैंने टाइप्स ऑफ बसेस के बारे में बताया,
ठीक है। मैंने टाइप्स ऑफ बसेस के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको सिस्टम बस के बारे में बताया। सिस्टम बसेस है एक्चुअली आपकी मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाती है, और ये आपके मदरबोर्ड का पार्ट है, जिसके अंदर डाटा बस होती है, एड्रेस बस होती है और कंट्रोल बस होती है। एक्सपेंशन बस होती है। एक्सपेंशन बस जैसे कि आपकी कोई भी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस ऐड हुई हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉडम हो गया, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगा रहे हैं, तो उसकी सारी मैनेजमेंट करने के लिए जो ये वायर यूज़ होती है, उसको हम एक्सपेंशन बस कहते हैं। फिर मैंने उसमें आपको बताया था सिस्टम बसेस की 3 टाइप्स हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डाटा बस का क्या काम है? डाटा बस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बस। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इसने डाटा ट्रांसफर करना है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंपोनेंट्स क्या हैं आपके भाई? कंपोनेंट्स आपका सीपीयू हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, आपका मॉनिटर हो सकता है, आपका माउस, आपका कीबोर्ड, ये चीज़ों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हाँ जी, एड्रेस बस में बताया। एड्रेस बस क्या होता है? जैसे आप लोगों का अपना यूनिक घर का एड्रेस होता है, इसी तरह हर डाटा को एक यूनिक आईडी दे दी जाती है। ठीक है, और ये ईच कंपोनेंट इज हैज साइंड अ यूनिक आईडी। दिस आईडी इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो जो यूनिक आईडी होगी एक्चुअली इसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो परफॉर्म होगी। और ये जो है आपकी एड्रेस बस, ये आपकी यूनी डायरेक्शनल है। डाटा बस तो बाई डायरेक्शनल था ना, ठीक है, ये आपकी यूनी डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल बहुत साइड पे हो सकती है, वो सेंड भी कर रहा है और ले भी रहा है, लेकिन जो एड्रेस बस है वो सिर्फ और सिर्फ एक टैग लगाएगी यूनी डायरेक्शनल का, कि ये भाई इसकी आईडी है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, एक आई इस एड्रेस देना है। कंट्रोल बस में मैंने क्या बताया आपको? कंट्रोल बस जो है इज यूज टू ट्रांसफर डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अनदर कंपोनेंट। सो लेट्स सपोज करते हैं कि मुझे कोई डाटा आपने रीड करना है मेन मेमोरी से, तो आपको जो सीपीयू है वो सिर्फ और सिर्फ उसी की एक्सेस प्रोवाइड करेगा कि आप सिर्फ मेमोरी में डाटा जो है वो रीड कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। लाइक मुझे राइट करना है, मैं कुछ भी इसके ऊपर ड्रा कर रही हूँ, तो यह मुझे एक्सेस मिल गई है इसको राइट करने की। तो ये थी आपकी बसेस की टाइप्स। ठीक है, ये सिस्टम बसेस की टाइप्स थी। कौन सी? डाटा बस, आपकी एड्रेस बस, कंट्रोल बस, और दूसरी है आपकी एक्सपेंशन बस। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।